वैसे इन जनरली प्रियम्बल को माना जाता है कि प्रियम्बल संविधान की आत्मा है, लेकिन संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार ये आर्टिकल 32 है। तो इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 में आपने सुना होगा 5 तरह की रेमेडीज की बात करी गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, हिंदी में, इंग्लिश में हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड क्यो वारंटो। तो कभी कभी पीसीएस के एग्जाम में इनको मैच करने के लिए आता है कि कौन किससे मैच हो रहा है। वेलफेयर स्टेट की स्कीम जो भी होती है, सोशल सिक्योरिटी को लेकर, सबका साथ सबका विकास, राम राज्य को लेकर, सर्वोदय, अंत्योदय, कुछ ही किसी भी आइडिया को लेकर अगर कोई भी स्कीम शुरू होती है तो उसके पीछे जो हमारा एक प्रेरणा होता है उसके लिए जरूरी है डीपीएसपी। ठीक है, जो आज डिस्कशन हुआ है फंडामेंटल आईडीपीएसपी को लेकर, अगर उस डिस्कशन को आपने सीरियसली सुना होगा और सुना ही होगा तो डेफिनेटली आपके सारे पीवाईक्यूज जो हुए हैं वो आराम से हो जाएंगे और इस 6 दिसंबर के लिए आप बेहतर प्रिपेयर हो पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस विजय पथ सीरीज में, फेज 1 में। तो हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स, ठीक, और सोर्सेस पर इस पर बातचीत हुई थी। आज के इस वीडियो में या इस सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे बेसिकली फंडामेंटल राइट्स एंड ऑन डीपीएसपी, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को लेकर बातचीत करेंगे। और ये बातचीत मुख्यतः इस तरीके से की जाएगी, डिस्कशन इस तरीके से होगा कि आपकी जो भी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, प्रोविजंस, कोर्ट केसेस हैं, वो सारा कुछ इस हाफ एन आवर 45 मिनट्स के सेशन में हम लोग कंप्लीटली उसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 है, आप सभी इससे वेल अवेयर होंगे। इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, ओके, एंड इन पार्ट 4 भाग 4 में हमारे पास डीपीएसपी है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ठीक, तो कभी कभी मिलाने को लेकर भी आ जाता है कि पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक, आपके लिए सारी चीजें यहाँ पर इस स्लाइड में एकदम चीजें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। तो अगर हम एक जनरल सा ओवरव्यू लें तो आप देखेंगे कि when the constitution originally was framed, then we were having 7 fundamental rights in part 3 from article 12 to 35। हमारे पास कुल मिला के 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमने संशोधन किया संविधान में। तो संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी, it was abolished from fundamental rights and transformed and means transferred as right to property under article 301, sorry 300A में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स से आर्टिकल कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। लिया कहां से गया है, तो आप सभी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट लिया गया है यूएस से। फंडामेंटल राइट्स जस्टिफिएबल है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जस्टिफिएबल है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसको कर सकती है। लिखा हुआ यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी, एज आई वाज टेलिंग यू, इट वाज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड नाउ इट इज अ लीगल राइट ओनली थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। It is placed now under Article 300 capital A. Okay, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। हार्ट एंड सोल, इसमें ये पूछा जाता है कि बी आर अम्बेडकर साहब ने किस चीज को कहा है कि संविधान की आत्मा है। तो वैसे इन जनरली प्रियम्बल को माना जाता है कि प्रियम्बल संविधान की आत्मा है, लेकिन संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार ये आर्टिकल 32 है। तो इस बात पर आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है। उसके बाद प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट जो है ये इंडिया में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करता है, राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। क्यों? इसका एक बड़ा सिंपल सा चीज है कि फंडामेंटल राइट्स के थ्रू क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे राइट्स को इंश्योर करता है, और हमारे राइट्स को इंश्योर करने का मतलब ये है कि ये स्टेट पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है उनकी आर्बिट्ररी एक्शंस को, अथॉरिटीज को। तो स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, यानी उसकी अथॉरिटी को कम करता है हमारी अथॉरिटी को प्रिजर्व करने के लिए, हमारी राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट एस्टैब्लिशेस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया, ओके, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो ये ध्यान रखिएगा। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अगर एस्टैब्लिशमेंट करने की बात आएगी तो ये डीपीएसपी है, पार्ट 4, 36 to 51, ठीक है, दिया हुआ यहाँ पर। ठीक, अगर हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को कॉमन करके पढ़ें तो हम ये मान सकते हैं कि पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सो द डेमोक्रेसी इन टोटलिटी, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय the two very important aspect and constituents of the article, constitution, part 3 and part 4, ठीक है, यहाँ पर वो दिया हुआ है। अब और क्विक रिवीजन के लिए कुछ चीजें हैं। राइट टू इक्वालिटी, इट इज फ्रॉम 14 to 18, देन from 19 to 22 we have right to freedom, then 23 and 24 the third fundamental right, it is right of protection against any exploitation। 23-24 में ये बात करी गई है। 25 से 28 तक ये भारत को एक सेकुलर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करता है और सेकुलर स्टेट एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट नंबर 4। उसके बाद फंडामेंटल राइट नंबर 5 राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है, 29 एंड 30, ठीक है। 31 अब है नहीं, वो राइट टू प्रॉपर्टी एबॉलिश हो चुका है। फिफ्थ फंडामेंटल राइट अब नहीं है, तो अभी जो सिक्स फंडामेंटल राइट है वो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें जिस तरीके से मैंने आपको बताया जिस सीरीज में, वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इस एक पेज से आप ये समझ सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर दी गई और एग्जामिनेशन के लिए आपके क्या इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, सब कुछ उसमें दिया गया है। आर्टिकल 14 में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन बेस नहीं होगा, और अपार्ट फ्रॉम रिलीजन देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन by the state on the basis of religion, race, caste, sex and birthplace given in article 15। 16 में एम्प्लॉयमेंट के इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करी गई है। 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सेगमेंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसी के अंदर राइट टू या फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसी तरह से 20 और 22 ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है। 20 में दिया है राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और 22 में दिया गया है राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 21 में दिया हुआ है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्लियर है। फिर इसी तरह से 23 और 24 में, 24 नंबर आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो 14 इयर्स के नीचे तक के बच्चों को किसी तरह के एम्प्लॉयमेंट में, जो कि किसी फैक्ट्री में, ठीक है, किसी माइंस में या किसी भी तरह के खतरनाक उद्योगों में, हैजार्डस इंडस्ट्रीज में इनका एम्प्लॉयमेंट पर प्रोहिबिशन है। अगर ऐसा होता है ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। 1986 प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और इसमें 2016 में अमेंडमेंट करा गया। तो अब इन दोनों अमेंडमेंट्स को अगर हम देख लें, स्पेशली ऑफ 2016, तो अब 18 इयर्स तक के बच्चों को किसी तरह के एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते, बस उनके खुद की डोमेस्टिक जो हेल्प है वो ये कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते, ठीक है। ओके, ये बैन है। ओके, उसके बाद 25 से 28, 25 में राइट ऑफ प्रोटेक्शन, सॉरी 25 में राइट टू रिलीजियस फ्रीडम में राइट टू कंसाइंस की बात करी गई है। कंसाइंस ऑफ एनी रिलीजन, प्रोपेगेशन ऑफ एनी रिलीजन, प्रोफेस ऑफ एनी रिलीजन, इन सब की बात करी गई है। 29 और 30 ये माइनॉरिटीज के लिए बातचीत करी गई है। आपको ध्यान ये देना है, एक बार
क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में कि क्या माइनॉरिटी टर्म यानी अल्पसंख्यक शब्द को हमारे संविधान में बताया गया है, परिभाषित किया गया है? तो नहीं परिभाषित किया गया है। द टर्म माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर पता कैसे चलता है कि माइनॉरिटीज के बारे में? तो माइनॉरिटीज के बारे में पता चलता है कुछ आधार पर हम ये तय करते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड टू basis. Okay, the first one is religion and second one is language. तो रिलीजन के आधार पर अगर धर्म के मानने वाले लोग जिनकी संख्या बहुसंख्यकों से कम है तो अल्पसंख्यक होंगे, और इसी तरह से भाषाई आधार पर, ठीक है, तो भाषाई आधार पर भी अल्पसंख्यकों को तय किया जाता है। एक तीसरा आधार भी होता है लेकिन वो भारतीय संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। तीसरा आधार होता है रेस के आधार पर, ठीक, तो रेशियल बेसिस को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट एक्सेप्टेड। व्हाई? बिकॉज इट इज नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो इसीलिए अगर पूछा जाए तो ये कई बार क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है कि किस किस आधार पर तय होता है। तो दो आधार है हमारे संविधान में, धर्म और रेस के आधार पर। तीसरा धर्म और भाषा के आधार पर। जो तीसरा आधार है अन्य जगहों पर, वो हमारे संविधान में मान्यता नहीं दिया गया उसको, ठीक। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपसे पूछता है 29 और 30, इसमें अल्पसंख्यकों खास कर किसके बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में कौन से आर्टिकल में बात करी गई है? तो 29 में अगर आप देखेंगे 29 क्लॉज 1 एंड 29 क्लॉज 2, इन बोथ द आर्टिकल्स द टर्म माइनॉरिटी हैज नॉट बीन यूज्ड। ओके, पहले वाले में तो अ ग्रुप ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा है, तो ग्रुप ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी हो सकता है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक। लेकिन और 29(2) में भी देखिएगा, उसमें लिखा है नो इंडियन सिटीजन, तो वो भी खास अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। आर्टिकल 30 में उसमें अल्पसंख्यकों की बात करी गई है, राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहां पर ये बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल 30 की चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में साफ तौर बताया है कि इफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल, ओके, एंड सिटीजंस, if it is being violated, then he or she can directly approach to the Supreme Court. वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और द सुप्रीम कोर्ट हैज दिस ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, टू प्रोवाइड रेमेडी, and that is why this article is referred as right to constitutional remedy, which itself is a fundamental right, जो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। क्लियर है? अब इसी को बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है ये संविधान की आत्मा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, एंड दिस इज द ओनली आर्टिकल विच प्रोवाइड्स द लीगल सैंक्शंस फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जो अन्य मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, और सुरक्षा करता ही नहीं है बल्कि अगर वो लागू ना हो, उनका वायलेशन हो, तो उसके लिए हमें ये ताकत देता है कि हम सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रुख कर सकते हैं, ठीक। इसमें आर्टिकल 32 में आपने सुना होगा 5 तरह की रेमेडीज की बात करी गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, हिंदी में, इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड क्यो वारंटो। तो कभी कभी पीसीएस के एग्जाम में इनको मैच करने के लिए आता है कि कौन किससे मैच हो रहा है, किसका क्या मतलब है। जैसे हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग द बॉडी, ओके, ऑफ मीन्स द पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड और डिटेन अनलॉफुली, ठीक है, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है अनलॉफुली, तो उसको हमारे समक्ष लेकर आइए और हम ये तय करेंगे कि गिरफ्तार करने वाली एजेंसी उसके पीछे जो तर्क दे रही है वो लॉफुल है या अनलॉफुल है, तो हैबियस कॉर्पस, ठीक है। इसी तरह से मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्शियरी है, क्यो वारंटो है, तो मिलाने के लिए आता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इस टॉपिक पर फोकस करिएगा 32 में। तो आर्टिकल 12 to 32, 35 rather, contains the fundamental rights। उसके बाद आप देखेंगे कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया, वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं जिसकी डिस्कशन अभी मैंने आपको बताया है। 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। राइट टू एजुकेशन 6 to 14 years,
ठीक है, ये पहले नहीं था, इसको ऐड करा गया 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड करा गया। ठीक है, 22, 23, 24, everything is given. So in this one slide, all the basic provisions of the constitution regarding fundamental rights, उनके आर्टिकल क्या है और उन आर्टिकल में क्या है, पूरा आर्टिकल आप याद करें कोई जरूरी नहीं है, प्रीलिम्स में आपको लिखना नहीं है, आपको बस ध्यान होना चाहिए कि कौन सा नंबर में कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। आर्टिकल 17 यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दिया गया है। ठीक है, 15 क्लॉज 3 में स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। दोस्तों एक चीज फिर देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्टिकल में रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इट इज गिवन, यानी शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 16(4) में दिया गया है। यह मूल संविधान में था, शुरुआत में 10 वर्षों के लिए था, संसद इसको आगे बढ़ा सकती है, संसद इसे बढ़ाती भी रहती है। ठीक है, हर 10 साल इसको बढ़ाती रहती है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उन आर्टिकल में कुछ आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 19(1) में आपके लिए, हमारे लिए, देश के नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है। अब यहां पर एक चीज जान लेते हैं, फंडामेंटल राइट क्या सभी को मिला है, तो हाँ सभी को मिला है, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ओनली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया दे हैव दिस फंडामेंटल राइट। कौन कौन से, उसको याद रखिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। जब आप देखेंगे, आप फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को पढ़ेंगे, प्रावधानों को देखेंगे, तो उन प्रावधानों को आप देखेंगे तो 15, 16, 19, 29, 30 वहां पर आपको व्यक्ति नहीं नागरिक शब्द यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि दीज आर्टिकल्स आर ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, means the foreigners cannot claim for these articles, and the rights conferred by these articles, the foreigners cannot have this claim. Okay, तो विदेशी लोग इस पर क्लेम नहीं कर सकते, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, तो आर्टिकल 19 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 19(1)(a) में क्या है, 1(b) में क्या है, 1(c) में क्या है, 1(d) में क्या है, 1(e) में क्या है, ये आता है क्वेश्चन। तो एक बार तो यही पूछ लिया गया था कौन सा आर्टिकल 19 की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, या कौन आर्टिकल 19 में नहीं आता, आगे पेपर अभी हम लोग देखेंगे उसमें है ये। ठीक है, तो ये एस्पिरेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि 19(1)(a) में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है, एफ नहीं है। 19(1)(f) करके अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ई के बाद सीधे जी की बारी आ जाती है, एफ नहीं है। अभी हम आपको बताते हैं वो क्या था एफ में और अब क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, रिट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। मिलान करने को आता है तो बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या है किसमें। ठीक, एकदम डायरेक्ट यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको आप बस इसी को देख लेंगे। पॉलिटी एकदम निश्चिंत रहिए, आप जो 8 लेक्चर्स हैं उसमें आपकी पॉलिटी लगभग, ठीक है, आपको पूरा डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। ठीक, और अपनी तैयारी को और धार देने के लिए आप अगर चाहें तो दृष्टि प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पूरी तरह से। ठीक, आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शंस दिया गया है। ठीक है, 21 में प्रोटेक्शंस दिए गए हैं, सॉरी 20, आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन दिया गया, वो कैसे है उसको अब देखना है आपको। अब यहाँ पर एक बात है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, 20 में आपको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि 20 को लेकर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, और ये जो है पीवाईक्यू पहले भी आ चुका है, ये आर्टिकल 22 के लिए है। ठीक, और ये आर्टिकल 20 के लिए है, तो ये आपने देखा। अब जरा सा आर्टिकल 20 की बात और डिटेल में कर लेते हैं। आर्टिकल 20 ये बात करता है प्रोटेक्शन की अगेंस्ट कन्विक्शन
और कन्विक्शन किसका है? ऑफेंसेस के लिए। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। तो दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 चीजें दी गई। पहला, नो वन शैल बी punished except according to the law, except as per law या according to the law. No double jeopardy and no self incrimination. ठीक है, तो हिंदी में बिना किसी कानून के विधि के किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, सॉरी पनिशमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको दंड नहीं दे सकते। किसी एक दंड के, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड होगा, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं हो सकता। नो डबल जियोपैरिडी। और तीसरा, अपने आप को किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते कि आप सेल्फ इनक्रिमिनेशन में आप अपने विरुद्ध गवाही दीजिए। ऐसा हम कभी इस आर्टिकल में इस चीज को सुरक्षित करा गया है, कोई फोर्स नहीं कर सकता इसके लिए। ठीक है, यही आपके लिए देखिए, नो डबल जियोपैरिडी, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक्स ने कोई अपराध किया, क्राइम किया, और मान लीजिए इसके लिए वाई पनिशमेंट है, तो इसको पनिशमेंट मिलेगा। मान लीजिए एक्स ने कोई काम किया, ठीक है, कोई ऐसा इसका फंक्शन है या कोई ऐसा एक्ट है, इसका कोई ऐसा एक्ट है जो हमें लग रहा है, समाज को लग रहा है कि ये दंडनीय है, पनिशेबल है, लेकिन इसके लिए कोई नियम नहीं है। ठीक, कोई विधि नहीं है कि इसको दंडित किया जाए इस एक्ट के लिए जो उसने किया है। ठीक, मान लीजिए आज इसने किया है और आज नियम नहीं है, आज से 10 दिन बाद बना के नियम लगा देते हैं कि चलो भाई अब तो नियम हमने बना दिया, तो हमने वाई लॉ बना दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि 20 मई को, या सॉरी 20 जून को एक लॉ बन गया, 20 जून 2026 को, कि वाई पनिशेबल ऑफेंस हो गया क्योंकि अब लॉ हो गया। इसे बैकडेट से लागू नहीं कर सकते, एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता है, ठीक है, वो तभी, कोई भी एक्ट क्रिमिनल तब होगा जब उसके लिए कोई नियम होगा। ठीक है, अगर मैंने कुछ किया, अगर वो दंडनीय है, इसका मतलब है कि उसके लिए कोई विधि आज है। आज के किए गए कर्मों पर 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन पहले बाद नियम बनाकर, पहले नहीं, बाद नियम बनाकर बैक डेट से लागू नहीं कर सकते। क्रिमिनल लॉज कैन नॉट हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्रिमिनल लॉज के अलावा कोई भी लॉ बैकडेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉ जिस दिन बनेगा उस दिन के आगे चलेगा। ठीक है, आगे बैकडेट से कभी नहीं चलता है क्रिमिनल लॉ, पश्चिगामी प्रभाव नहीं होता है। वही यहां पर बताया गया, और ये 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये केवल गारंटी आपकी देता है किससे? आपराधिक विधियों को पश्चिगामी प्रभाव से लागू ना हो, इससे आपराधिक सिविल लॉस बैकडेट से इंप्लीमेंट हो सकते हैं। आज बनाया 5 साल पहले से लागू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 21 में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उसको ध्यान रखते हैं। मेनका गांधी का केस हुआ था, क्या आया था? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉस में दिया गया था, विधि की उचित प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट दिया गया था। केशवानंद भारती केस में क्या आया था? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया था। ये ध्यान रखना है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। गोलकनाथ केस में क्या आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह 368 का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दे। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार निश्चित है, स्थायी है, पवित्र है, और यह संशोधन के अनुकूल या संशोधन इसके के अंतर्गत नहीं आता है। मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर परमानेंट, स्टेबल
sacrosanct and it is beyond amendment of the constitution. ये अमेंडमेंट नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आईआर कोहेलो केस 2007 का एक शेड्यूल 9 है दोस्तों। शेड्यूल 9 में बताया गया है कि अगर हम इसमें कुछ लॉ बनाकर डाल देते हैं, मींस पार्लियामेंट अगर इसमें कोई लॉ बनाती है और डाल देती है, तो ये पहली अनुसूची फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इससे जोड़ा गया था 1951 31 क्लॉज बी। ठीक है, प्रावधान क्या था कि इफ पार्लियामेंट हैज मेड अ लॉ XYZ एंड द लॉ हैज बीन इंसर्टेड इन शेड्यूल नंबर 9, ठीक, तो न्यायपालिका इसकी समीक्षा नहीं कर सकती, ऐसा विधि बनाया गया इसमें। लेकिन 2007 आईआर कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी भी हम समीक्षा कर देंगे अगर आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन होता है किसी विधि से, तो उस अनुसूची 9 की भी समीक्षा की जा सकती है। तो अनुसूची 9 की समीक्षा कंडीशनल है, यानी अनुच्छेद 14, 19, 21 का उल्लंघन करने वाले प्रावधान यदि अनुसूची 9 में डाल दिए गए हैं तो उसकी समीक्षा तो हो सकती है। लेकिन अभी भी इन तीनों अनुच्छेदों के अतिरिक्त किसी अन्य अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार में है उनकी अगर उल्लंघन होते हैं किसी भी इस तरह के लॉ से जो कि संसद ने बनाया है, उसकी समीक्षा नहीं हो सकती। तो कंडीशनल जुडिशियल रिव्यू है, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, कंडीशनल। ठीक है, सशर्त, कुछ की हो सकती है कुछ की नहीं। तो ये आईआर कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। कुछ अन्य बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देख लीजिए। केएस पुट्टास्वामी वाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21 का भाग है। राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह आर्टिकल 21 का एक भाग है। ठीक है, अब यहां पर मित्रों एक चीज आपको जानना है, जो ये राइट टू इंफॉर्मेशन है, अगर मान लीजिए 19, 21 ये दोनों ऑप्शन रहते हैं आपके पास, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, और आपको एक चूज करना है तो आपको 19 चूज करना होगा, ना कि 21। अगर दोनों चूज करने का ऑप्शन है तो दोनों चूज कीजिए, 19, 21 दोनों। ठीक, अगर मान लीजिए अनुच्छेद 19 है ही नहीं तो आर्टिकल 21 यूज कीजिए, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी में तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, 19 क्यों आएगा और क्यों 19 ही होगा अगर दोनों ऑप्शन होगा, उसका एक रीजन है। आर्टिकल 19 है राइट टू, 19(1)(a) में देखोगे आप तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आप किसी चीज की स्पीच या एक्सप्रेशन कब कर पाओगे, जब उस चीज के बारे में आपको जानकारी होगी, और जानकारी कब होगी, जब आप कई स्रोतों से उस जानकारी को लोगे, और कई स्रोतों से जानकारी लेने का मतलब ही तो है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने 1972 इंदिरा गांधी बाद में ही कहा था, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण बाद। ठीक है, इसी के लिए फिर 1994 में मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में राजस्थान में एक आंदोलन चला, और फिर अंततः 2005, ठीक है, जून 2005 में संसद ने एक अधिनियम पारित किया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि 12 अक्टूबर 2005 से भारत में लागू है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 ये इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों विकल्प होंगे चूज करने का तो 19, 21 दोनों चूज कीजिए। एक विकल्प है तो 19 पर जाइए, 21 पर नहीं। ठीक, और 19 है ही नहीं, 21 ही खा लिए तो जो एक विकल्प होगा वही होगा। ठीक है, उसमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, MC मेहता केस, राइट टू हेल्थ। ठीक, तो ये सारी चीजें आप जानते रहिए, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, और आजकल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को भी रिलेट करके एग्जाम में चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक, इसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बेसिस पर कुछ चीजें हुई हैं। ठीक है, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मानकर चलिए कि एक क्वेश्चन तो आपको यहां से डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये सारे ईयर्स के नाम है, केस के नाम है, उन केस किस से रिलेटेड था, वो आर्टिकल क्या है, और उसमें क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, जैसे एक गोपालन वाद 1950, इसमें प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 को चैलेंज किया गया था। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने
आर्टिकल 1921 का एक बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव में इंटरप्रिटेशन किया था, ठीक, और कहा कि हम खाली कार्यपालिका के द्वारा किए गए किसी भी अत्याचार या किसी भी उसकी आर्बिट्ररी एक्शंस के विरुद्ध हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। विधायिका यदि कोई विधि बनाकर ऐसा कुछ करती है और विधि संगत कुछ किया गया है, तो हम वो नहीं कुछ कर सकते उसमें। यानी विधि की प्रक्रिया पर हम ध्यान देंगे, विधि कैसी है उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। ऐसा इस वाद में आया था। फिर गोलकनाथ केस में बताया मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं हो सकता। केशवानंद भारती में मैं आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया था। मेनका गांधी केस में 1978 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की उचित प्रक्रिया, ठीक। और मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिस गलती को किया था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि जिस गलती को हमने किया था 1950 ए.के. गोपालन केस में, कि हमने 19, 21 और 14 तीनों को अलग-अलग रखा और देखा, ये तीनों आपस में म्यूचुअली इंक्लूसिव है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, हम इसको बाइफरकेट नहीं कर सकते। इसीलिए अब खाली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं देखेंगे, ड्यूनेस, औचित्य, फेयरनेस, रीजनेबिलिटी, ठीक है, जस्टिफिएबिलिटी, न्याय योग्य है कि नहीं, वो विधि वो औचित्यपूर्ण है कि नहीं है, यानी कि कंटेंट सब्सटेंस भी अब जुडिशरी चेक करेगी, ठीक है। और आप देखोगे कि 1978 के बाद जुडिशरी भारत में धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो गई, ठीक, क्योंकि अब वो रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और साथ ही साथ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इन चारों को लेकर काम करने लगे। और आप देखेंगे कि 1978 के बाद पीआईएल भी शुरू हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म भी शुरू हो गया, ये सारी चीजें आने लगी। यानी धीरे धीरे जुडिशरी ने अपने आप को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस के थ्रू भी स्ट्रांग बना लिया। अपने आप को स्ट्रांग इसलिए नहीं बनाया कि वो खुद कुछ करें, अपने आप को स्ट्रांग बनाया कि हम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा बेहतर रूप से कर पाए, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। आर्टिकल 21 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद क्या, कौन कौन से अधिकार आते हैं, ये सारे अधिकार मित्रों आप ध्यान रखिएगा कि सारे अधिकार उसमें शामिल है, ठीक है। अभी गोल्डन ट्रायंगल मैंने बताया 14, 19, 21, ये गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म करता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, केस पुट्टर स्वामी केस, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 को हार्ट और सोल कहा कॉन्स्टिट्यूशन का, बी.आर. अम्बेडकर साहब ने, ठीक है। मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ था, तो मिनर्वा मिल केस में अभी मैं आपको डीपीएसपी पर डिस्कशन करूंगा। इसमें एक बैलेंस स्थापित किया गया था फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच, ठीक है। तो इसमें कुछ करंट के टॉपिक्स भी जुड़ जाएंगे। आर्टिकल 21 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिवर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग प्रावधान करने के लिए निर्देशित किया है सरकार को, ठीक है। चाहे वो दिवाली पर पटाखे बैन करने को लेकर हो, या एनिमल्स के लिए कुछ चीजों पर बैन लगाना हो, ठीक है, पेटा को लेकर, तो सारी चीजें बताई है। पेटा एक एनजीओ, ठीक है। 21 हेल्थ भी आता है 21 में, ठीक है। विमेंस डिग्निटी की, बॉडीली इंटीग्रिटी की बात करी गई है, ठीक। आर्टिकल 14 जेंडर जस्टिस की बात करता है, आर्टिकल 19 फ्री स्पीच की बात करता है, ठीक। और अगर आप देखेंगे तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन 2023 में सरकार ने एक्ट बनाया है, वो कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी केस पुट्टास्वामी वाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उसी को स्थापित कर रहा है। तो ये कुछ रीसेंट करंट के टॉपिक्स हैं, करंट की कुछ चीजें दी गई हैं, ठीक। इसको भी आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आप बेहतर ढंग से दिमाग में रखेंगे, तो आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। लगभग सारी चीजें हम कवर कर ही रहे हैं, तो आ जाएगा सारा क्वेश्चन यहां से। अब ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल नंबर 19। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है, बिल्कुल है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। तो यही मैं कह रहा था कि 19E के बाद जी आ गया, F नहीं है, ये 19F में था, और 1978 के बाद अब ये फंडामेंटल राइट में
नहीं है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया कंट्री, तो ये आर्टिकल नंबर 19(1)(d) में दिया गया है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन, दिस इज व्हाट गिवन इन आर्टिकल नंबर 19(1)(g). ठीक, तो सारा 19 में है, बस यही, तो आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, तो देखो सारा चीज तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बस आप हम लोग के साथ बने रहिए, सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं डीपीएसपी पर, थोड़ा सा क्विक रिविजन डीपीएसपी का भी कर लेते हैं। तो डीपीएसपी ये हमारे पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 to 51 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। लिया हमने कहाँ से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेचर इसका क्या है? क्या ये प्रवर्तनीय है, न्याय योग्य है, नॉन जस्टिफिएबल है? क्यों? इसके लिए हमारे संविधान में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कोई आर्टिकल नहीं दिया है और बिना आर्टिकल के किसी भी चीज को लागू नहीं कर सकते। यही बात प्रीएम्बल के लिए भी होती है, प्रस्तावना। तो अगर मान लीजिए प्रस्तावना पूछा जाए या किसी भी आर्टिकल को पूछ लिया जाए या किसी भाग को पूछ लिया जाए, इट्स इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट और नॉट, जस्टिफिएबल और नॉट, प्रवर्तनीय है, न्याय योग्य है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई आर्टिकल नहीं है, और जब तक किसी अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान नहीं होगा तब तक वह न्याय योग्य नहीं हो सकता है। एनफोर्समेंट, नो, मैंने बता दिया क्यों नहीं हो सकता। तो क्या ये हमारे लिए गवर्नेंस करने में फंडामेंटल है? सबका साथ सबका विकास, राम राज्य, बिल्कुल है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? ये कई बार यूपीपीसीएस में आया है। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इसका एम है। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि वेलफेयर स्टेट कौन स्टैब्लिश करता है और एक ऑप्शन आपको चूज करना है, तो ऑप्शन क्या होगा? डीपीएसपी। लेकिन मान लीजिए अगर उसमें 2 विकल्प हैं या विकल्प 4 हैं, आपको ऑप्शन 2 चूज करने की अनुमति है, तो डीपीएसपी के साथ वहां पर आप क्या लिखेंगे या क्या चूज करेंगे? प्रीएम्बल चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीएम्बल को ही एम्पलीफाई, इसको और अधिक बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है कौन? डीपीएसपी करता है। ठीक, तो आर्टिकल 37 में यही लिखा है कि डीपीएसपी न्याय योग्य नहीं होगा, लेकिन यह राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह सामाजिक आर्थिक विकास हेतु नीतियां बनाते समय इन आदर्शों का पालन करेगा। मीन्स इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टेट दैट द स्टेट शैल फॉलो these principles while making policies plans for socio economic development of the country। ठीक है, तो इसीलिए फंडामेंटल है इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान का कौन सा भाग या प्रावधान भारत में सुशासन या शासन या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है? ठीक है, डीपीएसपी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसा हमारे संविधान में तो नहीं है, लेकिन अगर हम डीपीएसपी के नेचर को देखें तो डीपीएसपी के नेचर को हम 3, उनके आर्टिकल प्रकृति को देखते हुए डीपीएसपी को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। समाजवादी, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीवादी, गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरा बांट सकते हैं हम लिबरल इंटेलेक्चुअल, उदारवादी बौद्धिक, उदारवादी बौद्धिक। ठीक, आपको ध्यान ये देना है कि कौन सा प्रिंसिपल डीपीएसपी का सोशलिस्ट है, कौन सा गांधीयन है और कौन सा उदारवादी बौद्धिक है। क्योंकि आपको कभी कभी ये पूछा गया है और आगे भी जा सकता है कि कौन सा इसमें है या कौन सा इसमें नहीं है। ध्यान रखना है, लिस्ट यहां पर दी गई है। अब अगर मान लीजिए ध्यान देने में आपको या याद करने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, तो बस ये सोच लीजिए जहां पर गरीब, मजदूर, बेसहारा, कामगार, इनकी बात की जाएगी, ठीक है, वो सारे समाजवादी प्रकृति के होंगे। सो ऑल दोज प्रोविजंस गिवन इन द डीपीएसपी व्हिच टॉक्स अबाउट मोर रिगार्डिंग द vulnerable class, the poor, okay, the deprived, the labor, okay, all those articles where the state role has been amplified and it is expected by, from the constitution that the state will intervene in ensuring the socio-economic democracy or ensuring much the social democracy, वो सारी चीजें क्या होंगे?
आपके सोशलिस्टिक प्रोविजंस आ जाएंगे। गांधीयन प्रोविजंस में जहां पर ग्राम पंचायतों की बात की जाए, जहां पर कुटीर उद्योग की बात की जाए, जहां SC ST के कल्याण की बात की जाए, जहां छुआछूत को हटाने की बात की जाए, जहां पर इनके विरुद्ध भेदभाव को रोकने की बात की जाए, या जहां पर कुटीर उद्योगों की बात की जाए, तो वो सारे प्रावधान आपको देखेंगे यहाँ पर, जहां बातचीत की जाए कि हम कैसे जो इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स हैं, मतलब जहां शराब मदिरा इनको कैसे बैन करना है, कैसे हमें स्वास्थ्य को ऊपर करना है, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, ठीक है, निश्चेतकों पर कैसे प्रतिबंध लगाना है, ये सारे प्रावधान यहाँ करे गए, ठीक है। गांधी जी वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ दिस एनिमल हस्बेंड्री एंड काउ प्रोटेक्शन, नॉट ओनली द काउ प्रोटेक्शन, किसी भी दुधारू पशुओं के वध को लेकर वो चिंतित थे, तो इसके लिए सारे प्रावधान किए गए हैं। तो ये है हमारे संविधान में DPSP के गांधीवादी सिद्धांत। इन दोनों के ऊपर अलावा जो हो गया, क्या हो गया आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो इस आर्टिकल को ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आजकल ये चर्चा में है, ठीक है। आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे प्रदेशों ने अब एक इनिशिएटिव लेना शुरू किया है कि राज्य स्तर पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं। अब आपके मन में एक दुविधा हो सकती है कि राज्य कैसे ला सकते हैं ये सेंटर का। तो मित्रों, हमारे यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट में क्रिमिनल लॉज की बात करी गई, सिविलियन लॉज की बात करी गई है, तो राज्य भी ऐसा लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकते हैं, राज्य भी बना सकते हैं। गोवा पहला स्टेट है जिसने कुछ सीमित अर्थों में ही, लेकिन ऐसा UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने स्टेट के लिए बनाया हुआ था। उसके बाद लास्ट ईयर उत्तराखंड ने ये काम कर दिया 25 में, उत्तराखंड। उसके बाद आप देखेंगे तो अन्य स्टेट्स ने भी अब ऐसा करना शुरू कर दिया है। असम में शुरू हो गया है, मध्य प्रदेश में इसके लिए बिल पास हो चुका है, गुजरात में ऐसा हो चुका है। तो अब आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से स्टेट में ऐसा हुआ है। तो गोवा में लागू हो चुका, उत्तराखंड में लागू हो चुका है, कुछ और स्टेट से असम, गुजरात और मध्य प्रदेश में इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक। आर्टिकल 50 भी आपको याद रखना है। तो ये आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल किस फ्रेम में है आपको जानना है, मिलान करने के लिए आ सकता है या उसमें से हटाने के लिए आ सकता है कि कौन सा गांधीवादी है या नहीं है, कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल है या नहीं है, और कौन सा सोशलिस्टिक है या नहीं है। तो यहां से बहुत क्लियर हो जाएगा। अब कुछ अमेंडमेंट्स करने के बाद DPSP में कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं, और अमेंडमेंट्स के बाद DPSP की संख्या बढ़ गई है। अब आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। अमेंडमेंट जो किया गया है इसमें 42, 44 और 86, ये 3 ही अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 86 वाला जो अमेंडमेंट हुआ है 2002 में, इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 45 की कंटेंट यानी लैंग्वेज को चेंज किया गया है। पहले उसमें 6 से 14 वर्ष था, अब उसमें अप टू 6 ईयर, 6 तक की आयु वर्ष कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन से जो अमेंडमेंट हुआ, इसमें आर्टिकल 38 में क्लॉज 2 जोड़ा गया है, ठीक। और 42वें संविधान से जो किया गया, इन दोनों के अलावा कोई भी संशोधन है, वो सारे संशोधन 42वें से किए गए हैं, ठीक। तो एक एक है इनसे, इसको आप याद कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए। तो बाकी कोई भी अमेंडमेंट पूछा जाए, कौन सा अमेंडमेंट से हुआ है, या कोई भी DPSP और जो ऐड हुआ, वो सारा 42वें से हुआ है, ठीक। तो इसमें वो सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे चंपकम दुराराजन केस, ठीक। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, ठीक है। इसमें आर्टिकल 29, ठीक है, आर्टिकल 15 वर्सेस आर्टिकल 46 की बात करी गई। तो 46 क्या है? 46 है DPSP, और ये दोनों आर्टिकल क्या है? ये दोनों है फंडामेंटल राइट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही कहा था, इस चंपकम दुराराजन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में, कि फंडामेंटल राइट हमेशा DPSP से ऊपर होंगे, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को ओवरराइड करने के लिए 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया, ठीक है। ध्यान रखिए, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर रहेंगे, ये परमानेंट है, स्टेबल, इसमें कोई भी अंतर नहीं हो सकता।
तो सबसे ऊपर है तो डीपीएसपी सारे इसके नीचे आ गए। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में एक संतुलन की आवश्यकता है। वाई? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स इन डीपीएसपी बोथ आर complementary and supplementary to each other. So instead of contradicting, instead of in contravention, okay, these two, the fundamental rights and DPSP, they exactly establishes the political, social and economic democracy. तो इनमें द्वंद्व नहीं है, बल्कि इन दोनों में पूरकता है, संपूरकता है, ये निर्णय आया। ठीक है, अब बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, फिर ओल्गा टेलिस मामले में डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट मान रही है आर्टिकल 21 के और अधिक बहुआयामी बनाने के लिए। ठीक, आईआर कोहले केस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है आर्टिकल 14, 19 और 21 के वायलेशन को लेकर। ठीक, इसमें कुछ करंट्स के चीजें बताई गई हैं। आर्टिकल 44 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 48A ये एनवायरमेंट को लेकर है, पंचायती राज और लोकल गवर्नेंस को लेकर। आर्टिकल 40 है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। फ्री लीगल एड ये 39 कैपिटल ए है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट की स्कीम जो भी होती है सोशल सिक्योरिटी को लेकर, सबका साथ सबका विकास, राम राज्य को लेकर, सर्वोदय, अंत्योदय, कुछ ही किसी भी आइडिया को लेकर अगर कोई भी स्कीम शुरू होती है तो उसके पीछे जो हमारा एक प्रेरणा होता है उसके लिए जरूरी है डीपीएसपी। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको एक तरह से समराइज करी गई। सो फ्रेंड्स, होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आपको ये चीजें अच्छी लग रही है और जो आज डिस्कशन हुआ है फंडामेंटल आईडीपीएसपी को लेकर, अगर उस डिस्कशन को आपने सीरियसली सुना होगा और सुना ही होगा तो डेफिनेटली आपके सारे पीवाईक्यूज जो हुए हैं वो आराम से हो जाएंगे और इस 6 दिसंबर के लिए आप बेहतर प्रिपेयर हो पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू सम अदर डे। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।